आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। और वैसे ये पूरा चैप्टर जो है वो वेक्टर्स का ही चैप्टर है। ठीक है, यानी वेक्टर की हम एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हम आगे करेंगे ये। अब स्केलर क्वांटिटीज़ देखें क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें सिर्फ ठीक है हम मैग्नीट्यूड बताते हैं और उनकी डायरेक्शन नहीं बताते हैं, यानी डायरेक्शन जो है ठीक है उनकी नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती है और डायरेक्शन से कोई इफ़ेक्ट भी उन क्वांटिटीज़ पर नहीं होता है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनकी ठीक है डायरेक्शन आप कोई भी ले लें, ठीक है, कोई इसकी वैल्यू पर कोई चेंज, उसका इफ़ेक्ट जो है उसका चेंज नहीं होगा। उन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर ले रहे होते हैं, यानी सिर्फ हमें इसमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्वांटिटी क्या है, मास टाइम लेंथ, ठीक है, ये सारी स्पीड, ये सारी आपकी क्या है स्केलर क्वांटिटीज़ है। अब ये देखिए कि मास अगर किसी बॉडी का है 2 किलोग्राम, तो ये 2 किलोग्राम क्या है उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसमें एक नंबर आएगा और नंबर के साथ यूनिट आएगा। अब इसमें देखें डायरेक्शन कुछ भी हो, चाहे ठीक है ईस्ट हो वेस्ट हो, ठीक है, इससे किसी बॉडी के मास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है और डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नहीं लेते हम। दूसरी क्वांटिटीज़ होती हैं वो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ होती हैं। वेक्टर में जो है हम जो है मैग्नीट्यूड भी लेते हैं और इसके साथ डायरेक्शन भी लेते हैं, यानी डायरेक्शन इनकी क्या होती है मस्ट होती है ये। तो वो क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन बताना ज़रूरी होता है, ठीक है, उन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, ये सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इनमें आप मैग्नीट्यूड भी बताते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा इसकी, ठीक है, ये वैल्यू होगी, ठीक है, नंबर विद यूनिट 4 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन होगी जैसे आप इस तरह भी बता सकते हैं कि टूवर्ड्स ईस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है। और दूसरी जो है हमारा तरीका क्या है डायरेक्शन बताने का, हम एंगल बताते हैं। ठीक है, और एंगल बताते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा होता है, ठीक है, वो हम बता रहे होते हैं। तो ये आप थीटा से या एंगल से भी ठीक है किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताते हैं। तो अब वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है, वो हम आपका वेक्टर क्वांटिटीज़ होगी। यानी डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा, उन क्वांटिटीज़ पे इफ़ेक्ट होगा। जैसे अगर एक फोर्स है, अगर आप फोर्स जो है देखें किसी बॉडी पर इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी मोशन जो है ठीक है वो कहीं और होगी। और अगर आप इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी मोशन क्या होगी, कहीं और होगी। यानी फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने से क्या हो रहा है, उसका इफ़ेक्ट चेंज हो रहा है। इसलिए फोर्स क्या है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। अब वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को जब हम डिनोट करते हैं, हम लिखते हैं, ठीक है, अब आप हम कैपिटल लेटर से लिखें या हम स्मॉल लेटर से लिखें, ठीक है। हम दो तरीक़ा है वेक्टर को लिखने का कि वेक्टर को आप या तो बोल्ड लेटर में लिख रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल डार्क आपके पास बुक में लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो उस तरह से आपके पास ये होगा वेक्टर। दूसरा क्या होगा कि अगर आप बोल्ड नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे यूजुअली अगर हम अपने काम कर रहे होते हैं अपने कॉपी रजिस्टर में, तो हम बोल्ड नहीं बनाते हैं, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, एरो बनाते हैं। तो अगर वेक्टर आप कोई क्वांटिटी है तो आपको उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल हो या आपके पास कैपिटल लेटर हो, ठीक है, आप उसके ऊपर एक एरो बना देंगे। ठीक है, तो एरो जो है वो उसकी डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है, एरो बस ये शो कर रहा है कि ये क्वांटिटी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसके ही ठीक है इसी लेटर से, ठीक है, विदाउट एरो। ये अगर आपने कैपिटल लिया है तो ये भी कैपिटल लेंगे, ये स्मॉल लिया तो ये भी स्मॉल लेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने विदाउट एरो ये लिखा है, इसका मतलब है ये ए जो है वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है ये वेक्टर जो है सिर्फ, ठीक है, आपको क्या बता रहा है, एक वैल्यू बता रहा है कि उसमें नंबर और उसका यूनिट होगा ये। ठीक, दूसरा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, क्या तरीका है कि आप उस वेक्टर को एरो के साथ लिखें और साइड में आपने 2 लाइनें बना दी हैं, मॉड की लाइन, मॉड्यूलस कहते हैं ये। इसमें हम क्या कर रहे थे, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे होते हैं, यानी कि हम इसमें साइन भी निगलेक्ट कर रहे होते हैं कि ये माइनस है ये प्लस है। तो ये 2 लाइनें अगर हमने बना दी हैं तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है।
तो यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखेंगे, वहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं या हम ये लिख सकते हैं। और जब हम पूरा वेक्टर लिखेंगे, यानी पूरा वेक्टर का मतलब है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, तो फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर एरो लगाएंगे। ये अब जो है समझ लें कि ग्राफिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली हम एक वेक्टर को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, जो भी वेक्टर की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, लेंथ कितनी होगी उस लाइन की, जो हमने उसका मैग्नीट्यूड होगा, उस मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम बनाएंगे। और वेक्टर आपने ड्रॉ किए होंगे मैट्रिक में कि अगर वेक्टर का जो लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, तो हम उसकी क्या कर लेते हैं, स्केल बना लेते हैं। अगर आपको फर्ज करें 20 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रॉ करना है, तो आप 20 सेंटीमीटर का तो नहीं ड्रॉ कर सकते, तो आप स्केल ले लेते हैं कि भाई 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2। तो 20 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे ये। तो इस तरह से हम इसकी स्केलिंग करके हम इसको शॉर्ट करके बना लेते हैं। तो अब ये जो है लेंथ इसकी जो होती है वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और ये जो समझ लें कि एरो जो है ये इसकी डायरेक्शन बता रहा होता है। तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ग्राफिकली, स्ट्रेट लाइन। अब ये इसका जो पॉइंट होता है जहाँ पे एरो नहीं लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये इनिशियल पॉइंट है, इसको हम टेल कहते हैं ये। और जहाँ पे ये एंड हो रहा है, ठीक है, वेक्टर जहाँ पे एरो लगा है ये, ठीक है, इसका टर्मिनल पॉइंट है और हम इसे क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम हेड कहते हैं। अब देखें, हम देखेंगे कि एक वेक्टर के कंपोनेंट्स हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट्स जो है किसी वेक्टर के वो जो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन आपके इस बुक के हर चैप्टर में कोई ना कोई वेक्टर गिवन होगा और उसके कंपोनेंट्स बनाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, तो ये इसको आप जो है अच्छी तरह से समझ लेंगे। अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, तो उसके अगर हम कंपोनेंट्स बनाना चाहें, कंपोनेंट का मतलब होता है कि उसको हम उसके दो पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर ये मेरे पास एक स्केल है, ये अगर स्केल को मैं, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं तोड़ूं तो ये इसके कितने पीस होंगे, ठीक है, 2 पीस होंगे। फिर उन पीसेस को मैं अगर और तोड़ूं, ठीक है, तो वो कितने हो जाएंगे, ठीक है, हो सकता है कि 3 हो जाएं, फिर 4 हो जाएं, 6 हो जाएं। यानी कि आप जो है इसके बहुत सारे पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे कम नंबर ऑफ़ पीसेस कितने होंगे इसके, लीस्ट, वो कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है, 2 पीसेस होंगे। इसी तरह से जब एक वेक्टर जो है जब आप इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं तो इसका मतलब है आप उसको ब्रेक कर रहे हैं और उसके जितने भी चाहें कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ठीक है, इसके कोई नंबर की तादाद नहीं है। लेकिन सबसे कम जो है कंपोनेंट्स कितने होंगे किसी भी वेक्टर के, वो क्या होंगे, वो 2 होंगे। और जब एक वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, तो फिर क्या होता है, फिर हम उसके कंपोनेंट्स रह जाते हैं और वो होल चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। यानी फिर हम उसका होल जो है रिजल्टेंट वेक्टर कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं, हम उसके कंपोनेंट्स को कंसीडर कर रहे होते हैं। यानी अगर मैं इस स्केल को 2 पीसेस में डिवाइड कर दूं तो फिर क्या होगा, होल स्केल मेरे पास नहीं होगा, बल्कि क्या होंगे, इसके मेरे पास 2 पीसेस होंगे ये। तो अब अगर मेरे पास एक वेक्टर है और मैं इसके कंपोनेंट्स बना रही हूँ, तो इस तरह से अब ये देखें मैंने कि इसके कंपोनेंट्स बनाए हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 और ये भी इसके क्या है, कंपोनेंट्स हैं। और कंपोनेंट्स जो होते हैं ऐसे क्या होते हैं कि अगर उनको आप ऐड कर रहे होते हैं कैसे, बाय हेड टू टेल रूल, एक का हेड और दूसरे की टेल मिल रही होती है, तो वो उनको सारे कंपोनेंट्स को ऐड करके क्या आना चाहिए, ये रिजल्टेंट वेक्टर आना चाहिए। तो ये भी इसी तरह से क्या है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं क्योंकि हेड टू टेल ऐड हो रहे हैं और इनको ऐड करके हमारे पास क्या आ रहा है, ये रिजल्टेंट आ रहा है, ये वेक्टर। लेकिन ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 4 हैं, ठीक है। अब हमें कहीं जब भी कंपोनेंट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लीस्ट नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स बनाते हैं, यानी हम कितने बनाते हैं, 2 कंपोनेंट्स हम इसके बनाते हैं और इनका नाम क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होता है ये, ठीक है। अब ये देखिए कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, और ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया इसकी अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने कहा था डायरेक्शन को हम एंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एंगल थीटा जो है ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है, और देखिए एंगल जो मैंने लिया है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया है, ये थीटा इसकी इस वेक्टर की डायरेक्शन है ये, ठीक है। अब ये एक तरह से रिजल्टेंट वेक्टर है। अब इसके जब आप कंपोनेंट बनाएंगे तो देखिए आपने ये जो इसकी टेल है ना, ये टेल से आपने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, और आपने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी,
ये हो जाएगा इसका वाई एक्सेस। ये तो अब आप इसका जो हेड होगा, ठीक है, इसके हेड से आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। और परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं तो वो कहाँ तक लाइन आनी चाहिए परपेंडिकुलर की, जहाँ तक इसकी टेल है, ये ठीक है, यानी टेल से नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। जहाँ से टेल स्टार्ट हो रही है बस वहीं तक इसकी लाइन आएगी। तो यहाँ तक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब टेल से लेके यहाँ तक जो है देखें, ये मैंने एरो बनाया है, ठीक है। ये इसका होता है एक्स कंपोनेंट, और ये जो वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पे मैंने एरो बनाया है, ये होगा इसका वाई कंपोनेंट। यानी कि अब ये जो है इसके, ये भी दो कंपोनेंट हैं, और जो कंपोनेंट हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस बनाया है उसको हम कह रहे हैं एक्स कंपोनेंट, ए एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमने, ठीक है, ये हमारा अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ठीक है, इसको हम ए वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका वाई कंपोनेंट है। और किसी भी वेक्टर के जब आप कंपोनेंट्स बनाते हैं तो वो उसके कंपोनेंट्स भी क्या होते हैं, वेक्टर ही होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी एक एरो है ड्रॉ करने में भी, और इसके ऊपर भी मैंने क्या लगाया है, इनके ऊपर मैंने एरो लगाया है, यानी ये भी क्या है, वेक्टर है। यानी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या होंगे, वेलोसिटी ही होगी, वेट का कंपोनेंट वेट ही होगा, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या होगा, एक्सेलरेशन ही होगा। तो यहाँ पर अब इसके कंपोनेंट्स मैंने बना दिए। अब यहाँ पे देखें कि कंपोनेंट्स में हमारे पास देखें क्या हो रहा है। एक तो ये कि ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, जब भी आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे इसमें क्या बात होगी कि वो इसकी टेल से स्टार्ट हो रहा होगा उसका एक्स कंपोनेंट, ठीक है, और उसका वाई कंपोनेंट उसकी हेड पर एंड होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो इसके एक्स और वाई कंपोनेंट हैं ये किस तरह से ज्वाइन होंगे, ये हेड टू टेल ज्वाइन होंगे, ठीक है। यानी एक का हेड होगा तो दूसरे की टेल होगी, यानी ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं, और ये क्या है, इसका रिजल्टेंट है ये, ठीक है। हेड टू टेल रूल में आपने पढ़ा होगा कि आपका रिजल्टेंट क्या होता है, फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो ए जो है इसका रिजल्टेंट है, और ये इसके क्या हैं, ये कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से होते हैं कि वो हेड टू टेल ऐड हो रहे होते हैं। उनका एरो हमेशा ऐसे ही बनाना है, ए वाई का एरो आप नीचे नहीं बना सकते। उसके बाद ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, दे आर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, आप इसके 90 के अलावा कोई एंगल नहीं होगा, ठीक है। और रेक्टेंगल हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप फर्ज करें मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, यानी ए एक्स कॉम्पोनेंट को अगर मैंने इधर बना दिया, ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स कहते हैं। लेकिन हम इधर बना रहे हैं तो हम इस तरफ नहीं बनाएंगे, एक ही जगह बनाएंगे ये, तो ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट होते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे देखें हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। जब भी आप एक वेक्टर को इसके दो कंपोनेंट्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। राइट एंगल का मतलब है इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें हम तीन साइड्स के तीन नाम जो है हमने दिए हैं इसको, ये ठीक है। कौन कौन से नाम दिए हैं हमने, कि आपके पास जो ये थीटा बन रहा है, जहाँ पे थीटा आपने लिया हुआ है एंगल, उसके जो ऑपोजिट साइड होती है उस साइड को आप कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और थीटा के जो एडजेसेंट साइड होती है उसको आप कहते हैं बेस। और ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसके जो ऑपोजिट साइड होती है, ठीक है, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब ये देख लें कि ये तीन साइड्स के जो नाम हैं इससे हम पहचानेंगे कि हमारा कंपोनेंट्स कौन सा है। तो बेस साइड जो होती है हमेशा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की जो बेस साइड होगी, और बेस और परपेंडिकुलर हमने हाइपोटेन्यूज कैसे देखा, इस एंगल से देखा, ठीक है। तो अब बेस साइड जो होती है वो हमेशा एक्स कंपोनेंट होगी, और परपेंडिकुलर साइड हमेशा वाई कंपोनेंट होगी, और हाइपोटेन्यूज साइड जो होगी वो हमेशा क्या होगा, वो इनका रिजल्टेंट होगा ये। अब इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, एक्स और ए वाई की, ठीक है। तो अगर हमें ये इनकी वैल्यू मालूम है, ठीक है, हमें पता है कि वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसकी हमें पता है कि डायरेक्शन क्या है, तो हम ये देख सकें ए एक्स जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी, और ए वाई की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू के लिए हम जो है ना रेशियो यूज़ करते हैं, ये रेशियो भी आपने पढ़े हैं, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। और ये जो है साइड्स के रेशियो हैं, ये जो आपने बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बताया इन्हीं के रेशियो हैं। तो अब इसमें पहला जो रेशियो है वो आपके पास होता है साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, ठीक है। परपेंडिकुलर साइड हमारे पास यहाँ पे है ए वाई, और हाइपोटेन्यूज साइड हमारे पास है यहाँ पे ए,
तो यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर साइड में ए वाई लिखा, यहाँ पे ए लिखा, ठीक है, और आपने फिर क्या किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए वाई की वैल्यू आ गई। ये ए वाई का समझ लें फार्मूला आ गया कि ए वाई इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। यानी अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू सपोज़ 4 है, ठीक है, और थीटा मुझे पता है सपोज़ 30 डिग्री है, तो मैं यहाँ 4 पुट करके और यहाँ 30 डिग्री पुट करके मैं ए वाई की, ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ कि इसका ए वाई की जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो कितना है। अब ये देखें कि हम जो है कॉस थीटा देख रहे हैं। कॉस थीटा जो होता है हमारे पास किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है ए एक्स और हाइपोटेन्यूज का है ए, ठीक है। अब देखिए मैं इस पर एरो नहीं लगा रही हूँ, इसका क्या मतलब है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए एक्स क्या होगा, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स की वैल्यू आती है हमारे पास ए कॉस थीटा। तो एक्स का फॉर्मूला होता है ए कॉस थीटा और ए वाई का फॉर्मूला होता है ए साइन थीटा, ठीक है। यानी आप ए और थीटा से इनके कॉम्पोनेंट्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपको एक वेक्टर उसकी डायरेक्शन दी हुई हो तो आप उनके कंपोनेंट्स की वैल्यू जो है मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और दूसरा जो होता है आपके पास कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर, उसमें ये होता है कि अगर आपके पास कंपोनेंट्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और आपको ये रिजल्टेंट नहीं पता, इसका एंगल नहीं पता, तो हम उसका, ठीक है, रिजल्टेंट की कैसे मालूम करेंगे, उसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे। अब ये मालूम करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है क्या है, ए है, देखिए यहाँ पे एरो नहीं लगा है, इसका मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। बेस है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर है हमारे पास ए वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बन जाता है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है। स्क्वायर हमें यहाँ हटाना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ए रह जाएगा। तो फॉर्मूला आता है फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यानी अगर मैंने आपको इनके, ठीक है, वैल्यू बता दी कि भाई ए एक्स जो है आपके पास 3 के इक्वल है और ए वाई 4 के इक्वल है। अब आप मुझे बताएं कि ए किसके इक्वल है और इसकी डायरेक्शन क्या है। तो आप इस ए का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे। यानी यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, 3 स्क्वायर, यहाँ 4 पुट कर देंगे, 4 स्क्वायर, ऐड कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये ए का वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन के लिए ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, थीटा है। इसके लिए जो है हम लेते हैं थर्ड रेशियो विच इज़ टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, टू आपके पास मतलब बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए वाई, और बेस है हमारे पास ए एक्स। तो टेन थीटा होगा हमारे पास ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है। अब हमें क्योंकि थीटा मालूम करना है, टेन इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है। कैलकुलेटर में आप देखिए कि वहाँ पे टेन इनवर्स की भी एक की होती है। तो जब हम एंगल मालूम करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं और फिर उसका हम उस वैल्यू का टेन इनवर्स ले लेते हैं, ये ठीक है। तो यहाँ पर अब ये देखिए कि यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर 4 है और 3 है तो 4 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसका आप टेन इनवर्स ले लेंगे, ठीक है। और अगर टेन इनवर्स नहीं है तो अगर शिफ्ट के बाद आप 10 प्रेस करेंगे तो ये 10 इनवर्स आ जाएगा। तो अगर कंपोनेंट्स की वैल्यू मालूम होती हैं तो हम इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड और इस फार्मूले से इसकी डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर हमारा फिनिश हुआ और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर।